हाँ जी, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक नए चैप्टर के बारे में। एग्ज़ाम में इसका वेटेज 4 to 6 मार्क है, तो मतलब बाकी जो 2 चैप्टर्स हमने किए हैं उनके मुकाबले तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपैरेटिवली, मतलब मार्क्स के वेटेज के हिसाब से अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है, 4 से 6 नंबर का वेटेज है इसका। अब गवर्नमेंट बजट जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, होपफुली 3-4 क्लासेस में इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे इसको हम लोग। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ सवाल आपसे पूछे जाएँ। क्या आपको क्या समझ आता है गवर्नमेंट बजट से, आप क्या समझते हैं? सुना तो होगा, पहली बार तो आप ऐसा नहीं है कि सुन रहे हो इसको। गवर्नमेंट बजट आपने सुना होगा, बताइए आपको क्या समझ आता है गवर्नमेंट बजट से? सिद्रा बताएं सबसे पहले। सुना है आज से पहले, नहीं सुना? सर सुना है। सुना है ना? तो गवर्नमेंट बजट कौन बनाता है? सर गवर्नमेंट सर बनाती है, जाहिर है। फाइनेंस फाइनेंस, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही जो है वो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड है, जानते हैं आप लोग क्या कहते हैं उसको? हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड, बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो हेड है उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी करेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ताई। तो गवर्नमेंट बजट बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट बजट जो है, इट इज़ अ प्री एस्टिमेट। ये एक प्री एस्टिमेट होता है। किस चीज़ का प्री एस्टिमेट? प्री एस्टिमेट होता है सर गवर्नमेंट के खर्चों का और गवर्नमेंट के रिसीट्स का। गवर्नमेंट जो है, जो भी खर्चे करेगी या जो भी रिसीट्स उसको हो सकती हैं, उसका लेखा जोखा होता है, उसे हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, और कई सारे पेजेस का होता है, 150-200 पेजेस होते हैं इसके अंदर। मतलब इससे ज़्यादा, इससे कम भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इतना ही होना चाहिए, लेकिन बहुत हैवी डॉक्यूमेंट होता है। और इसके अंदर जो है गवर्नमेंट जो है वो प्री एस्टिमेशन देती है अपना, कि वो कितना पैसा खर्च करेगी और कितना पैसा अलग अलग सेक्टर से कितना पैसा कमाएगी गवर्नमेंट। तो ये जो है ना, ये हमेशा नेक्स्ट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाता है। नेक्स्ट ईयर के कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि अगले साल के लिए बजट बनाया जाएगा हमेशा, और अगले साल गवर्नमेंट कितनी रिसीविंग करेगी, अगले साल कितना खर्चा करेगी अलग अलग सेक्टर पे, वो सारी डिटेल इसके अंदर लिखी होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट बजट क्या है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि सर गवर्नमेंट बजट जो है, ये एक एनुअल स्टेटमेंट है। इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट। अच्छा जी, क्या होता है इसके अंदर? सर इसके अंदर ना, इट कंटेन्स द प्री एस्टिमेट। प्री एस्टिमेट्स होते हैं। किस चीज़ के प्री एस्टिमेट्स होते हैं? सर इट कंटेन्स द प्री एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट्स रिसीट्स। गवर्नमेंट जो है वो कितना पैसा खर्च करेगी, कितना पैसा कमाएगी, उसका डिटेल होता है। अब ये जो सारी डिटेल है ना, ये जो सारा स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, ये हमेशा एक साल का प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, इनफैक्ट नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, अगले एक साल में कितना कितना पैसा हम अलग अलग सेक्टर में खर्च करेंगे और कितना कितना कहाँ कहाँ से कमाएंगे, उसका लेखा जोखा इस पर लिखा होता है। समझ आ गई बात? तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट दैट कंटेन्स दी प्री एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। अगले एक सालों में गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करने वाली है और कितना पैसा कमाने वाली है, उसका जो लेखा जोखा होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। सर आप क्या कह रहे हैं इसमें खर्चे होते हैं, तो खर्चे किस चीज़ के रिगार्डिंग, किस कौन से खर्चों की बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो सारे खर्चे जो गवर्नमेंट करती है या करने वाली है नेक्स्ट 1 ईयर में, जिस भी एरिया में करेगी, चाहे वो रेलवे पे होने वाला खर्चा हो, ठीक है, रोड पे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे हो, पावर सप्लाई पे हो, स्कूल पे हो, ट्रांसपोर्टेशन पे हो,
ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पे हो, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, किसी भी तरह का खर्चा जो गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट को अगले साल खर्च करना पड़ेगा, तो कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च होगा उसका सारा विवरण इसके अंदर, उसकी सारी डिटेल इस स्टेटमेंट के अंदर होती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकती है, छोटी से लेके बड़ी चीज़ जो भी एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट की, वो सब इस पे होती है। जैसे गवर्नमेंट जो है कितना पैसा कमा सकती है, मान लो गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs, वहाँ से कितना पैसा कमा सकती है गवर्नमेंट जो है। मान लीजिए गवर्नमेंट को एक अंदाज़ा है कि वो फाइन्स एंड पेनल्टीज़ के थ्रू कितना पैसा उनके पास आएगा, उसका भी एक अनुमान होता है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है टैक्सेस, लोगों के ऊपर टैक्स लगा के टैक्स के फॉर्म में कितना पैसा कमाएंगे, ये इस पे लिखा होता है। तो वो तमाम चीज़ें, तमाम खर्चा, ये तमाम रिसीट्स जो गवर्नमेंट को अगले साल इनकर करनी पड़ सकती हैं, रिसीव हो सकती हैं, वो सारा डेटा इसके अंदर होता है। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट की शक्ल में बनके तैयार होता है, इसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट बजट सर कौन प्रिपेयर करता है, मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ना एक मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रिपेयर करती है गवर्नमेंट बजट, और उसका जो हेड होता है वो हर साल उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। बजट जो भी बनाया जाएगा ना उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करवाया जाएगा। तो जो हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, उसको हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, विच इज़ करेंटली सीतारमण। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स को हर साल कब प्रेजेंट करता है सर? पहले तो देखो, पहले ना एंड में होता था, फेब के एंड में, फरवरी के एंड में होता था, लेकिन अब फेब के शुरू में होने लगा। तो हर साल जो है फाइनेंस मिनिस्टर उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगा। पार्लियामेंट में क्यों प्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि पार्लियामेंट में ना उसको पास करवाया जाएगा, अप्रूव करवाया जाएगा। पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो उसको अप्रूव करेंगे, वोट करेंगे उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट, जो भी डिस्कशन के लिए वहाँ पे रखा जाएगा। एक बार पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएगा तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास जब वो जाएगा तो प्रेसिडेंट उसको स्टडी करने के बाद उस पर अपना सिग्नेचर करेगा। तो फाइनली जो है वो बजट जो है एग्जिस्टेंस में आता है और उस पर काम करना शुरू करती है गवर्नमेंट। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली एक बार फिर से सुन लो मैंने क्या कहा, कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल प्रिपेयर करती है अगले 1 सालों के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। इसके अंदर वो अपने सारे एक्सपेंडिचर्स या जो जितने भी रिसीट्स हो सकती हैं उनका एक अनुमान लगाती है और उसको इसके अंदर लिखती है। ठीक है, इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करवाया जाता है डिस्कशन के लिए, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट से इसके ऊपर साइन करवाए जाते हैं, और फाइनली इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम शुरू कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। समझ आ गया? इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? अच्छा सर, आगे चलें। देखिए, हमारे सिलेबस का जो मेन हिस्सा है ना, गवर्नमेंट बजट, तो आपसे एग्जाम में पूछा अगर जाएगा कि गवर्नमेंट बजट क्या है, तो ये 1 नंबर का आता है, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। तो आप इसमें लिख देंगे कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट दैट शोज दी एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसीट्स, दिस इज इट, इतना सफिशिएंट। लेकिन जो जो सारा चैप्टर है ना हमारा जिसके इर्द गिर्द घूमता है, वो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ एनुअल बजट। तो जो कॉम्पोनेंट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कॉम्पोनेंट्स क्या है बजट के? कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो देखो, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स को ब्रॉडली 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है। ब्रॉडली 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होता है जी गवर्नमेंट्स रिसीट्स, और एक है गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। कहने का ये मतलब है कि बजट के अंदर जो स्टेटमेंट है, बेसिकली उस स्टेटमेंट के अंदर जितना डेटा होता है ना, जो भी इंफॉर्मेशन, उसको हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, बजट के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, खर्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और रिसीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो खर्चे और रिसीट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना, उसको हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। उसी को हमने एक हिस्सा कहा है गवर्नमेंट रिसीट। कंपोनेंट जो है बजट का, एक कंपोनेंट हो गया गवर्नमेंट रिसीट और एक कंपोनेंट हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, ठीक है, इसको भी ना, जो गवर्नमेंट रिसीट्स है ना, उसको भी हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब
सर ये है क्या गवर्नमेंट रिसीट? गवर्नमेंट रिसीट का मतलब सरकार जो पैसा कमाने वाली है नेक्स्ट 1 ईयर में, उसको हम गवर्नमेंट रिसीट्स कहते हैं। जितना जितना पैसा आएगा उसको गवर्नमेंट रिसीट कहते हैं। अब जो गवर्नमेंट रिसीट्स है ना, उसको हम 2 हिस्सों में और डिवाइड कर सकते हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स और एक है कैपिटल रिसीट्स। बात समझ आ रही है सबको? बजट के 2 कंपोनेंट हैं, गवर्नमेंट रिसीट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब हम रिसीट्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि अगले साल गवर्नमेंट कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से कमाएगी। तो वैसे देखो, अगर मैं एक एक आइटम के बारे में बात करूंगा ना, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कमाएगी, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। रिसीट्स भी अलग अलग तरह की होती है और उसमें बहुत सारे आइटम्स आते हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा आइटम्स हो जाएंगे सिर्फ रिसीट्स, इनफैक्ट ज़्यादा ही हो जाएंगे शायद। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके हमने सारी रिसीट्स को 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर लिया कि जितना भी पैसा सरकार कमाएगी ना अगले 1 साल में, उसको हम 2 और हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि जो भी पैसा आने वाला है अगले 1 साल में, वो या तो रेवेन्यू नेचर का होगा तो उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे, और कैपिटल नेचर का हुआ तो उसको कैपिटल रिसीट कहेंगे। दिस इज इट। अभी मुझे ये समझाना बाकी है कि रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर होता क्या है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल रिसीट्स को हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। अब देखो, रेवेन्यू रिसीट्स को फर्दर 2 और हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक है जी टैक्स रिसीट्स, और एक होती हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। समझ आ रही है बात? बजट के 2 कंपोनेंट, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स 2 तरह की, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट 2 तरह की है, टैक्स रिसीट्स या टैक्स रेवेन्यू भी कह सकते हो आप, टैक्स रेवेन्यू भी कह सकते हो और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कह सकते हो। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट में दो और डिविजन्स हैं, टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, या नॉन टैक्स रिसीट्स या टैक्स रिसीट्स। ठीक है जी, मतलब सरकार टैक्स के फॉर्म में जो पैसा कमाने वाली है वो टैक्स रिसीट्स हैं, और टैक्स के अलावा कुछ और होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। और टैक्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सर क्या कर रहे हो सर, कितनी डिविजन्स हैं? बस ये लास्ट है। टैक्स के 2 और डिविजन्स हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आपको पता होगा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, समझ आई बात? एक एक करके हम इसको समझना शुरू करेंगे, ये डिविजन्स क्या हैं, क्या मतलब होता है इनका, ये सब करेंगे। एक बारी मैं फिर से आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, बहुत लेंदी होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो हमने क्या किया है, हमारे सिलेबस के हिसाब से बजट के जितने कंपोनेंट्स हैं ना, उसको ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हमसे ये कहा गया कि 2 ही हिस्से हैं, बेसिकली 2 ही हिस्से होते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर। 2 ही चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं, या तो गवर्नमेंट के रिसीट्स के बारे में चर्चा होती है उसके अंदर, या फिर गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी अगले साल उसके बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं। तो गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करेगी, ठीक है, जितना भी पैसा रिसीव करेगी, वो सारा डिटेल होता है, इसलिए हमने इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब रिसीट्स का जो हिस्सा है ना, वो भी 2 तरीके का हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है और कैपिटल हो सकता है। रेवेन्यू में फर्दर टैक्स वाला हो सकता है और टैक्स के अलावा हो सकता है। टैक्स आया है तो वो डायरेक्ट नेचर का हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। तो एक एक करके हम यहाँ से रेवेन्यू रिसीट से पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। सर रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब है? देखो, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है जो सबसे पहले तो रेवेन्यू जो है ना, रेगुलर नेचर की जो इनकम होती है ना, उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। रेगुलर या रिकरिंग जो इनकम होती है ना हमारी, रिकरिंग रिसीट्स जो होती हैं, रिकरिंग का मतलब जो रेगुलर बेसिस पे जो कॉन्टिन्यूसली आती है उसको रिकरिंग कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट क्या है? जो रेगुलर अराइज होने वाली इनकम्स हैं वो रेवेन्यू की कैटेगरी में आती हैं।
और जो रेगुलरली राइज नहीं होती है उसको जनरली हम रेवेन्यू की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आपको ना गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सोचना है। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, गवर्नमेंट के हिसाब से वो अर्निंग जो उसको रेगुलर बेसिस पे होती है, ये कह लो कि जो उसकी मेन अर्निंग है, मेन सोर्स ऑफ अर्निंग, मेन सोर्स ऑफ अर्निंग, जो कमाई का मेन जरिया है, वो हमेशा रेवेन्यू कहलाता है, सोर्स ऑफ अर्निंग, ठीक है। तो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। जो जैसे मैं एक बात कर लेता हूं कि मैंने एक शॉप स्टार्ट करी, अब शॉप में मेरी रेगुलर इनकम क्या हो सकती है सर? आप जो जो भी इन्वेंट्रीज आप बेचेंगे वो रेगुलर इनकम है आपकी, वहां से जो पैसा आएगा, समझ रहे हैं। दुकान के अंदर मैंने इन्वेंट्रीज रखी, माल रखा भर के, उसको मैं बेचता हूँ किसी कस्टमर को, वहां से जो पैसा रिसीव होगा वो माना जाएगा कि मैं अपने रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग से पैसा कमा रहा हूँ। जो मेरा जो मेन बिजनेस है वहां से पैसा कमा रहा हूँ, जिसलिए मैंने दुकान खोली है उसके थ्रू मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो उसे हम कहेंगे वो रेगुलर है, रिकरिंग नेचर की है, मेन सोर्स ऑफ बिजनेस से आ रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। समझ आ गई बात? तो गवर्नमेंट के लिए भी वही होता है, लेकिन हम ना थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे इसकी, उसके बाद मैं वापस इस पे आऊंगा। रेवेन्यू रिसीट के लिए ना डेफिनेशन क्या दी गई, कहा गया कि कोई भी रिसीट्स, ध्यान से सुनिएगा, रिसीट ये याद रखिएगा जो बताया ऊपर, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे वापस से। रिसीट्स दैट नीदर causes increase in the value of liability, increase the value of liability, और दूसरा है decreases the value of assets। अब जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए लायबिलिटी और एसेट समझना आसान है, पता है आप लोगों को कि लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, एसेट का क्या मतलब होता है। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, हम अकाउंट्स की तरफ नहीं जाएंगे, मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको। लायबिलिटी का मतलब है बेसिकली, लायबिलिटी इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, ठीक है। एसेट इज अ काइंड ऑफ राइट, या एसेट बेसिकली यहाँ पे समझ लो कोई प्रॉपर्टी है, तो वो एसेट की कैटेगरी में आती है। अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, कोई किसी तरह की ऑब्लिगेशन है, मॉनेटरी सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इट इज़ अ काइंड ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। जैसे मैंने आपको, जैसे सिद्रा मैंने आपको मान लीजिए 5,000 रुपये दिए, तो 5,000 रुपये मैंने क्यों दिए भाई आपको, क्योंकि आपको चाहिए थे, आपने उधार लिया मेरे से, तो ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो गया कि आपको वो पैसा मुझे लौटाना पड़ेगा। जब भी कोई चीज़ आपके लिए लायबिलिटी है ना, वो आपको रीपे करनी पड़ती है, याद रखिए। जब भी आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है तो आपको वो चुकाना पड़ेगा, वो लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऑब्लिगेशन है, उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। एसेट्स क्या है, अगर मैंने आपको, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी मेरे को बेची, सपोज आपने कोई मोबाइल फ़ोन अपना बेचा और उसके बदले मैंने आपको 5,000 रुपये दिए, तो अब ये जो पैसा है ना आपके पास, ये आपका राइट है, दिस इज़ योर एसेट, ये इस पर आपका कंप्लीट ओनरशिप है, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा है ये। मतलब अगर आप मुझे कुछ देती हैं उसके बदले में आपको पैसा देता हूँ, तो ये ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको पैसा देता हूँ आपको इस्तेमाल करने के लिए एज अ लोन, तो ये जो है एक लायबिलिटी आपके ऊपर क्रिएट करता है। तो बेसिकली अगर कहा जाए, लायबिलिटी का मतलब है एक तरह की ऑब्लिगेशन, और एसेट का मतलब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आपकी ओनरशिप होती है, प्रॉपर्टी है अगर आपके पास, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, कोई और चीज़ है, तो वो आपके एसेट की कैटेगरी में आता है। अब सुनो, जो टेक्निकल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में, रेवेन्यू रिसीट की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें कहा गया है कि कोई भी रिसीट्स जो लायबिलिटी क्रिएट ना करती हो, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना, गवर्नमेंट को ध्यान में रख के, कि कोई भी रिसीट जो गवर्नमेंट को रिसीव हो रही है, कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है और वो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट ना कर रही हो, नंबर वन, लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही हो, और या फिर गवर्नमेंट के एसेट में डिक्रीज ना कर रही हो, दोनों में से कुछ भी, दोनों में से कोई एक भी दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, कि ना तो लायबिलिटी बढ़नी चाहिए ना एसेट में कमी होनी चाहिए, तो उस तरह की रिसीट्स को हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। जैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं कि सपोज दिस इज गवर्नमेंट,
सर एक ही बंदा गवर्नमेंट है, मान लो कि गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने ना, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ने, ये है जनता, जनता, छोटी छोटी जनता, जनता के ऊपर लगा दिया जी टैक्स। सर ठीक है सर, टैक्स लगाया, और जनता को क्या करना पड़ेगा, टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आया, मान लो गवर्नमेंट ने ना 50,000 रुपए टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट किए, ठीक है। तो ये जो 50,000 रुपए गवर्नमेंट के पास आया टैक्स के फॉर्म में, क्या गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी इससे? 50,000 रुपए पब्लिक ने टैक्स दिया। पब्लिक क्यों देती है टैक्स? क्योंकि पब्लिक ना रिसोर्सेज यूज करती है, बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो पब्लिक यूज कर रही है, उन रिसोर्सेज को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, इवेंचुअली बदले में पब्लिक से टैक्स चार्ज करती है। तो जो टैक्स सरकार के पास आया, अब सरकार जो है वो मतलब उसका राइट है कि वो उस पैसे को जिस भी तरीके से यूज करना चाहे कर सकती है। सरकार किसी भी कहीं भी, इनफैक्ट इकोनॉमी के किसी भी हिस्से में इस टैक्स के पैसे को खर्च कर सकती है। आप सोच के देखो, क्या आप जब गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो क्या बदले में गवर्नमेंट आपको कुछ दिन बाद टैक्स वापस चुकाती है? कि 50,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ने आपसे लिया, मान लो सिद्रा से लिया, 50,000 रुपए का टैक्स लिया, और गवर्नमेंट ना एक साल बाद आके कहेगी सिद्रा ये आपके 50,000 रुपए लिए थे हमने, 60,000 रुपए आपको दे रहे हैं हम। सिद्रा पूछेगी क्यों? तो गवर्नमेंट याद दिलाएगी, वो याद करो 50,000 रुपए का टैक्स लिया था, एक साल हो गए, 10,000 रुपए बढ़ा के दे रहे हैं हम उसमें। ऐसा थोड़ी होता है सर, गवर्नमेंट के पास गया तो मतलब भूल जाओ, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। और वैसे भी आजकल तो खैर 50,000 रुपये का जो टैक्स इम्पोज किया है वो जो है सरकार का है, सरकार उसको रीपे नहीं करेगी। अब ध्यान से सुनो, ये गवर्नमेंट के लिए क्या है सर? गवर्नमेंट के लिए रिसीट्स है। गवर्नमेंट के लिए क्या है? गवर्नमेंट के लिए रिसीट्स है। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए रिसीट्स है, और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है इससे? आंसर इज नो। ये रिसीट जो है गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही गवर्नमेंट की। तो इसे हम क्या कहेंगे सर? ये कहलाएगा रेवेन्यू रिसीट। रिसीट तो है लेकिन किस कैटेगरी में? रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा। समझ आ रही है बात? लेकिन सपोज सिचुएशन नंबर 2, ऐसी सिमिलर एग्जांपल के, सपोज दिस इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ना मान लो किसी जैसे आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पब्लिक से भी ले सकती है, आरबीआई की बात कर लेते हैं, आरबीआई से ना लोन लिया, लोन, आरबीआई लोन देती है गवर्नमेंट को। तो जिन लोगों को अटपटा लग रहा हो ये बात समझ लें कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट को लोन दे सकती है। तो गवर्नमेंट ने ना, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत थी, अपने खर्चों को मेट आउट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की कमी थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने आरबीआई को अप्लाई किया, आरबीआई से कहा कि सर हमें जो है इतना इतना पैसा चाहिए एज अ लोन। तो आरबीआई जो है इसको लेंड करेगा पैसा। मान लो आरबीआई ने ना, मान लीजिए 200 करोड़ दिए सपोज, तो ये 200 करोड़ दिया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को उसको चुकाना भी पड़ेगा। मतलब ये जो पैसा आ रहा है ना, गवर्नमेंट को उसको रीपे करने की ऑब्लिगेशन है, ये अपने साथ एक ऑब्लिगेशन लेके आ रहा है। किस चीज़ की ऑब्लिगेशन सर? एक तो प्रिंसिपल अमाउंट लौटाने की ऑब्लिगेशन है, और इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट भी इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई को पे करेगी। समझ आ गई बात? तो अब देखो ये क्या है गवर्नमेंट के लिए सर? ये भी रिसीट्स हैं। पैसे का आना रिसीट्स कहलाता है, याद रखें, पैसा आ रहा है मतलब रिसीट्स है, लेकिन ये पैसा अपने साथ एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये पैसा जो है रेवेन्यू की कैटेगरी में नहीं आएगा। किस कैटेगरी में आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। समझ आ गई बात? मतलब कोई भी रिसीट्स हो, अगर वो आपके ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएगी। समझ आ गई बात? अच्छा सर एक एसेट वाला भी एग्जाम्पल दें। एसेट वाला एग्जाम्पल, एसेट वाले में आप जैसे ये ले लेते हैं, गवर्नमेंट को ना फाइनेंस की ज़रूरत थी मान लीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट का एक यूनिट है, एक अंडरटेकिंग थी गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। जैसे मान लो पब्लिक सेक्टर में जैसे सेल है, भेल, या रेलवेज मान लेते हैं, इंडियन रेलवेज। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? अपनी पैसे की दिक्कत को पूरा करने के लिए इंडियन रेलवेज का कुछ हिस्सा, या इंडियन रेलवेज पे ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब इसमें से ना कुछ हिस्सा मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका 30% हिस्सा सेल कर दिया।
अच्छा सर ठीक है, किसको भेज दिया? किसी प्राइवेट कंपनी को भेज दिया, मान लो किसी प्राइवेट कंपनी को भेज दिया। प्राइवेट कंपनी ने क्या किया बदले में? प्राइवेट कंपनी ने गवर्नमेंट को दिए पैसे, फंड, कैश। तो गवर्नमेंट के पास जो है पैसा आया, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का 30% हिस्सा बेचा और उसके बदले पैसा आया। तो जो पैसा आ रहा है ना, ये क्या है सर? ये रिसीट्स है गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली। लेकिन अब ध्यान से सोचो, इंडियन रेलवेज कॉर्पोरेशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्या थी? गवर्नमेंट की एक प्रॉपर्टी है, इंडियन रेलवेज एसेट्स है गवर्नमेंट का। जब गवर्नमेंट उसका कुछ हिस्सा बेच के पैसा रेज करती है ना, तो ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट के एसेट में रिडक्शन हुआ है, देयर इज अ डिक्लाइन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एसेट में कितने परसेंट की कमी आई? 30% की कमी आ गई। पहले मान लो अगर 100 करोड़ रुपए का एसेट था, इंडियन रेलवे जो है वो 100 करोड़ का एसेट था मान लीजिए गवर्नमेंट के लिए, उसमें 30% हिस्सा बेचना मतलब 30 करोड़ हिस्सेदारी किसी और को बेच दी, उसके बदले पैसा ले लिया। कितना ले लिया? 30 करोड़ ले लिया, मान लो 30 करोड़ ले लिया। तो अल्टीमेटली इस हिस्से पे तो कंट्रोल नहीं रहा ना आपका, इतने एसेट पे तो आपकी हिस्सेदारी खत्म हो गई ना। तो आप देखो जरा, पैसा तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या लायबिलिटी, सॉरी क्या एसेट में कोई चेंज हो रहा है? हाँ सर, एसेट क्या हो रहा है? घट रहा है। समझे बात? तो अगर रेवेन्यू की कैटेगरी में डालने के लिए क्या कहेंगे हम? सर रेवेन्यू की कैटेगरी में कोई भी रिसीट सब आती है जब वो लायबिलिटी को क्या ना कर रही हो सर? इंक्रीज ना कर रही हो। और क्या ना कर रही हो? लायबिलिटी को इंक्रीज ना कर रही हो और एसेट को रिड्यूस ना कर रही हो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मान लीजिए लायबिलिटी तो हमारी नहीं बढ़ती लेकिन एसेट घट जाए, जैसे इस वाले केस में, इस वाले एग्जाम्पल में ही अभी आपने देखा कि इसमें ना हमारा एसेट घट रहा है, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, लायबिलिटी अपनी जगह है लेकिन एसेट रिड्यूस हो गया, तो वो रेवेन्यू रिसीट नहीं कहलाएगा। याद रखो, रेवेन्यू रिसीट तभी है जब लायबिलिटी ना बढ़े, एसेट ना घटे। जैसे टैक्स वाली बात मैंने कही कि टैक्स गवर्नमेंट ने अगर इम्पोज किया आपके ऊपर, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को जब आप टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई इजाफा, कोई इंक्रीज नहीं हो रहा और ना ही गवर्नमेंट के एसेट में कोई कमी आ रही है। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। तो टैक्स क्या है? टैक्स इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। कोई डाउट? क्लियर है इतना? फिर से सुन लो। अभी तक क्या क्या बताया मैंने आपको? सर अभी तक आपने ये बताया कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है अगले 1 सालों के लिए। नेक्स्ट 1 ईयर का इसमें प्री एस्टिमेट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिसीट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो प्रिपेयर करता है और उसकी जो हेड है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती हैं डिस्कशन के लिए और फाइनली वहाँ से अप्रूव होकर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होकर इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। फिर हमने बात करी कि बजट के कंपोनेंट क्या हैं, तो उसमें मैंने बताया कि बजट के 2 कंपोनेंट हैं, एक है रिसीट्स वाला हिस्सा, दूसरा है एक्सपेंडिचर वाला हिस्सा। तो गवर्नमेंट रिसीट्स कंपोनेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है। रिसीट्स को हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट हो सकता है और कैपिटल रिसीट हो सकता है। रेवेन्यू को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, टैक्स एंड नॉन टैक्स, और टैक्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी हम बात कर रहे थे टैक्स रिसीट्स। इसमें ये बताया मैंने कि टैक्स रिसीट्स का मतलब होता है, सॉरी टैक्स नहीं, रेवेन्यू रिसीट्स पे बात कर रहे थे। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है इस तरह की रिसीट, इस तरह की गवर्नमेंट रिसीट्स जिसपे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज ना हो, रिसीव होने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी ना बढ़ रही हो या फिर गवर्नमेंट के एसेट में कोई कमी ना आ रही हो, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। अब सवाल उठता है सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहेंगे? हो जाए तो मतलब लायबिलिटी अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? आपने कहा बढ़नी नहीं चाहिए और एसेट घटना नहीं चाहिए। एसेट लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, एसेट घटेगा नहीं, तो वो कहलाएगा रेवेन्यू रिसीट। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर अगर लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट घट गया, तो क्या होगा? तो कैपिटल रिसीट्स है। इस पे आगे जो टॉपिक करेंगे उसमें मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आप याद रखेंगे अगर लायबिलिटी बढ़ती है, ये एसेट कम होता है, तो वो रेवेन्यू नहीं है, और जो चीज़ रेवेन्यू रिसीट नहीं है वो कैपिटल रिसीट है। याद रखो 2 ही तरह की रिसीट्स है, या तो रेवेन्यू या कैपिटल। अगर कोई चीज़, कोई रिसीट्स रेवेन्यू की कैटेगरी में ना आए तो फॉर ऑब्वियस वो कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? कैपिटल रिसीट्स में। समझ आ गई बात? कोई भी चीज़ जो रेवेन्यू रिसीट्स में कवर ना होती हो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे कवर हो जाएगी? कैपिटल रिसीट्स के अंदर, क्योंकि जितनी भी रिसीट्स हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इधर रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स। पूछें, कोई डाउट है तो फटाफट से आप लोग डाउट पूछें। डाउट है सिद्रा साहिबा?
नो सर। चलें सर, ओके, फटाफट से आ जाते हैं पावर पॉइंट पे। हाँ जी, तो गवर्नमेंट बजट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, गवर्नमेंट बजट में मैंने आपको मीनिंग बताया गवर्नमेंट बजट का, ठीक है। इसमें ये बताया गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट बजट जो है एक एनुअल स्टेटमेंट है जो आइटम वाइज इस एस्टिमेट शो करता है रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के। आइटम वाइज मतलब एक एक आइटम, मतलब एक एक एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट खर्च करने वाली है और जहाँ जहाँ से पैसा कमाने वाली है अगले 1 सालों में। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर जो भी बजट में शो किया जाता है वो एक्चुअल फिगर नहीं होता, याद रखिएगा। वो सब एस्टिमेट्स होते हैं। मतलब अगले साल हमें अनुमान है कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, उसका लेखा जोखा होता है। इस पर ऐसा होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं होती। हम सिर्फ एक मोस्ट प्रोबेबल अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब एक कोशिश करते हैं कि सही अंदाज़ा लगा सकें। तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर शोन इन द बजट आर नॉट एक्चुअल फिगर्स बट एस्टिमेटेड वैल्यूज फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर मैंने ये बताया है कि बजट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है और लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को प्रेजेंट होता था। ये काट के सही करना पड़ेगा कि अब फर्स्ट वर्किंग डे को प्रेजेंट होता है जनरली पार्लियामेंट में। और अभी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है आपको पता ही है, निर्मला सीतारमण। कंपोनेंट जो है बजट के उसको हम दो हिस्सों में ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं, रिसीट्स बजट और बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। और बजट एक्सपेंडिचर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे रेवेन्यू रिसीट्स की। रेवेन्यू रिसीट में मैंने ये बताया कि रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स रिफर्स टू दोज रिसीट्स विच नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन दी एसेट। कोई भी रिसीट जो लायबिलिटी में इंक्रीज ना करती हो या एसेट में रिडक्शन ना करती हो उसको हम रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। और ये जो रिसीट्स होती है ना ये रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब ये मेनली रेगुलर बेसिस पे अराइज होती रहती है गवर्नमेंट के लिए। बेसिकली कह सकते हो रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग होती है। रेवेन्यू रिसीट्स आर कंसिडर्ड टू बी अ रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द गवर्नमेंट। आगे लिखा है दो कंडीशन है कि किसी भी इनकम को रेवेन्यू की कैटेगरी में डालने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। इन ऑर्डर टू बी रेवेन्यू रिसीट फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है कि लायबिलिटी में कोई, मतलब वो जो रिसीट्स है वो लायबिलिटी ना क्रिएट करती हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि एसेट में कोई डिक्रीज ना होता हो उसकी वजह से। फिर रेवेन्यू रिसीट को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। इस पर हम बात कर लेते हैं। चलें, 1 मिनट, ये सेशन ना ख़त्म होने वाला है तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ और मैं बस 5 मिनट में आपको दूसरी लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उससे ज्वाइन कर लें फटाफट से। हाँ जी, तो यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है ना? रेवेन्यू रिसीट का क्या मतलब होता है ये बता दिया। ये बता दिया कि रेवेन्यू रिसीट जो है गवर्नमेंट के लिए रिकरिंग नेचर की एक इनकम होती है, ठीक है, रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग मानी जाती है। और ये उसकी कंडीशंस बताई कि कब किसी भी रिसीट्स को हम रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में डालेंगे। उसमें बताया कि तब डालेंगे जब वो लायबिलिटी को इंक्रीज या एसेट को डिक्रीज ना कर रही हो। अब आ जाता हूँ, उसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। मैंने बताया था आपको कि रेवेन्यू रिसीट को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है टैक्स रिसीट्स और दूसरा है नॉन टैक्स रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स का फर्दर डिवीजन क्या है जी? पहला है सर टैक्स रिसीट्स। देखिए, टैक्स रिसीट्स और दूसरा है नॉन टैक्स। टैक्स रिसीट्स का मतलब गवर्नमेंट की रिसीट्स जो गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में जनरेट करती है ना, उसे टैक्स रिसीट्स कहते हैं। सर टैक्स रिसीट्स को रेवेन्यू रिसीट्स की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? फॉर ऑब्वियस रीजंस।
टैक्स रिसीट जो है गवर्नमेंट के लिए ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती है, ना सरकार को एसेट में कोई रिडक्शन करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर टैक्स इंपोज करती है, मेरे ऊपर टैक्स इंपोज करती है, तो गवर्नमेंट के ऊपर इससे कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ तो गवर्नमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे मी, गवर्नमेंट को मेरे को वापस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। और ना ही गवर्नमेंट जो है कोई एसेट देने के लिए जिम्मेदार है। उसने टैक्स चार्ज किया, टैक्स गवर्नमेंट के लिए अर्निंग है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा गवर्नमेंट के लिए। तो अल्टीमेटली टैक्स जो है वो इस वजह से रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में आता है। सर टैक्स होता क्या है? टैक्स आप लोगों को वैसे तो पता ही है टैक्स क्या है, लेकिन जब भी पूछा जाता है टैक्स क्या है तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं टैक्स जो है गवर्नमेंट चार्ज करती है, वही है टैक्स। बेसिकली सही है, टैक्स इज़ अ कंपलसरी चार्ज। बेसिकली कह सकते हो टैक्स जो है कंपलसरी चार्ज है कि जिसके ऊपर भी अप्लाई हुआ है उसको पे करना ही पड़ेगा, देयरफॉर इट इज़ अ कंपलसरी चार्ज। कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। किसके ऊपर लगाती है? पब्लिक के ऊपर लगाती है। क्यों लगाती है? गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है? सर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है क्योंकि गवर्नमेंट ना हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, वो सर्विसेज हमने यूज़ करी हैं इसलिए हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम में वो सर्विसेज लगातार देती रहे, इस वजह से सरकार के पास पैसा होना चाहिए। तो टैक्स बार बार सरकार इसलिए लगाती है ताकि उन सर्विसेज को लगातार पब्लिक को मुहैया करवाया जा सके। समझ आ रही है बात? जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, और 50 तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड कराती है। तो ये सारी सर्विसेज जो है ये गवर्नमेंट को लगातार दी जा सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के पास पैसा हो। और गवर्नमेंट के लिए जो मेन सोर्स ऑफ फंडिंग मानी जाती है ना, सबसे ज़्यादा पैसा अगर सरकार कहीं से कमाती है तो ऐसा माना जाता है कि सरकार टैक्स से कमाती है। सरकार के लिए मेन सोर्स ऑफ फंडिंग टैक्स माना जाता है, इसलिए गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली आपसे टैक्स चार्ज करती है ताकि आप रिसोर्सेज आपको कॉन्टिन्यूसली रिसोर्सेज या जो फैसिलिटीज़ हैं वो कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड कराई जा सके गवर्नमेंट की तरफ से। तो कंपलसरी चार्ज है क्योंकि गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सर्विसेज देती है उसके लिए। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो टैक्स है ना इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जी डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पहले तो सुन लो डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है तो ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा आपके लिए। आपने सुना होगा इनकम टैक्स, सुना है ना? इनकम टैक्स। और एक सुना होगा आपने अभी तो बहुत चर्चा में रहा कुछ दिन पहले, ये जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी। तो डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक और आता है एक्साइज ड्यूटी, जो है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, एक्साइज। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर बेसिकली कह सकते हो दो है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर सिर्फ एक है, इनकम टैक्स। तो होता कैसा डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि इस तरह का टैक्स जिसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी के ऊपर, जिसके ऊपर वो इम्पोज किया गया है उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। सुने गौर से, एक इस तरह का टैक्स जिसका बर्डन हम किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं जॉब करता हूँ, मान लो अब मैं कहीं जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है और मेरी एनुअल सैलरी बनती है मान लो 8 लाख रुपए, सालाना सैलरी मेरी 8 लाख रुपए है। तो ये जो 8 लाख रुपए की सैलरी है इस पर गवर्नमेंट टैक्स भी इम्पोज करेगी, टैक्स लगाएगी ना। कि भाई टैक्स का क्या रूल है सर? टैक्स का रूल जनरली ये है कि अगर आप एक बंदा जो है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, रूल ये है। तो रूल ये है कि भाई मैं 8 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट मुझसे मैंने इनकम अर्न करी है इसलिए मेरे ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा, करेक्ट। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मैं पैसा जो मैंने कमाया है, जितनी भी मेरी अर्निंग है, सैलरी है, वो लाके सब मैं अपनी मम्मी के हाथ में या पापा के हाथ में या भाई के हाथ में किसी के हाथ में दे देता हूँ। मैंने कहा आप रखो, आप पैसे रखें, उसका कुछ हिस्सा मैं रखता हूँ सिर्फ, बाकी सारे पैसे मम्मी या पापा या कोई और रखता है। एक बात बताओ, क्योंकि इनकम मेरी थी तो टैक्स किसको देना पड़ेगा? क्या टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा या पापा को देना पड़ेगा मेरे, या मम्मी को देना पड़ेगा?
क्या ऐसा हो सकता है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये कह सकता हूँ सर देखो ऐसा है कि सैलरी तो मैंने कमाई थी लेकिन वो पैसा चला गया मम्मी के पास, पापा ने ले लिया मुझसे, तो आप ना मेरे पापा से जाके ले लो टैक्स। क्या गवर्नमेंट जो 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 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्या वो इस बात को कंसिडर करेगा कि पैसा आपने कमा के आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, हम वहीं से जाके ले लेते हैं टैक्स? नहीं। रूल ये है कि अगर आपने इनकम अर्न करी है तो जो अर्नर है, जिसने इनकम रिसीव करी है, जिसने अर्न किया है, टैक्स भी उसी को पे करना पड़ेगा। टैक्स का बर्डन आप किसी और पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इनकम टैक्स का जिसकी इनकम उसका टैक्स, जिसकी इनकम उसका, ये रूल है, जिसकी इनकम उसका टैक्स। तो अल्टीमेटली इनकम टैक्स का जो बर्डन है ना, जो आपके ऊपर इम्पोज हुआ है, वो आप किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, भले ही आप इनकम ट्रांसफ़र कर दो, आप उस टैक्स से नहीं बच सकते। उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है किस तरह का टैक्स जिसका बर्डन जिसके ऊपर इम्पोज हुआ है उसी को रिलीज करना पड़ेगा, उसी को पे ऑफ करना पड़ेगा। बर्डन जो है, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर, कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। टैक्स जिसका बर्डन हम किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते वो डायरेक्ट टैक्स है। क्या आता है सर इसके दायरे में? इसके अंदर आता है, इसके दायरे में आता है इनकम टैक्स, याद रहेगा। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसका जस्ट अपोजिट है, नाम से ही जाहिर होता है, डायरेक्ट है दूसरा इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसका बर्डन आप दूसरे बंदे पर ट्रांसफर कर सकते हैं उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। सर किस चीज़ पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स? देखो ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, मैं सीधा सीधा बताऊं, या तो गुड्स पे या सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक होलसेलर हूँ, कैलकुलेटर में डील करता हूँ, या मतलब इस तरह के स्टेशनरी आइटम में डील करता हूँ। मैंने ये कैलकुलेटर परचेज़ किया, ये कैलकुलेटर वैसे तो 100 रुपये का है, लेकिन इस पर ना 20 रुपये का टैक्स भी पे करना पड़ा मेरे को। जिसने मेरे को, जो सप्लायर है ना, जिसने मेरे को सप्लाई किया है, उसने कहा कि सर आप कोई, मैं बेचूंगा, इस पर 20 रुपये का टैक्स है, तो 100 रुपये वाली चीज़ मेरे को पड़ी 120 रुपये की। ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करूँगा जी, क्योंकि मेरी स्टेशनरी की शॉप है या स्टेशनरी का होलसेल बिजनेस है, तो मैं इसको फर्दर किसी और को बेच दूंगा। समझ आ रही है बात? अब ध्यान से सुनो, इस पे जो मैंने टैक्स दिया था ना, जब मैं किसी और बंदे को ये बेचूंगा तो उससे मैं वो टैक्स वाला पैसा भी चार्ज कर लूंगा। जो मैंने पीछे टैक्स दिया ना किसी को, मैं आगे वाले बंदे से वो टैक्स का पैसा भी चार्ज करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले जब ये मैंने कैलकुलेटर खरीदा तो मेरे ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स लगा, जीएसटी जिसे कहते हैं, जीएसटी लगा, जीएसटी कैलकुलेटर पे करना पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको आगे सेल कर देता हूँ, मैंने सिद्रा को बेच दिया या किसी और को बेच दिया, तो मैं सिद्रा से या जिसको भी मैं बेचूंगा उससे मैं टैक्स चार्ज करूंगा ना, जीएसटी चार्ज करूंगा ना। तो जो मेरे ऊपर इम्पोज हुआ था ना, वो मैं आगे इसको सेल करके रिकवर कर सकता हूँ। मान लो सिद्रा रिटेलर है, उन्होंने अपने लिए नहीं खरीदा, बेचने के लिए खरीदा, तो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर ने किसी और को बेच दिया, फाइनल कस्टमर को बेच दिया, तो कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर लिया। और फाइनल कस्टमर किसी को नहीं बेचेगा, तो सारा का सारा बर्डन, टैक्स का सारा बर्डन किसके ऊपर गया? कस्टमर के ऊपर। कहने का ये मतलब है, आप देख रहे हैं कि इसमें टैक्स जो है ना, सप्लायर ने मेरे ऊपर शिफ्ट किया होलसेलर के ऊपर, होलसेलर ने रिटेलर के ऊपर, रिटेलर ने कस्टमर के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स है ना, वो शिफ्ट होता रहता है। जितनी बार आप गुड्स सेल करेंगे उतनी बार टैक्स ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हो गया, टैक्स जिसका बर्डन हम किसी दूसरे बंदे पे शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी इजीली शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इजीली कैसे? मतलब या तो गुड्स बेच के सर्विसेज फर्दर प्रोवाइड करा के किसी को हम वो पैसा चार्ज कर सकते हैं, टैक्स जो है वो रिकवर कर सकते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आएगा जीएसटी। समझ आया? कोई डाउट किसी को? मैं बात कर रहा था रेवेन्यू रिसीट के क्लासिफिकेशन की, उसमें हम बात कर रहे हैं टैक्स रिसीट्स। टैक्स में मैंने बताया टैक्स इज़ अ कंपलसरी चार्ज जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, गवर्नमेंट अप्लाई करती है पब्लिक के ऊपर, क्योंकि पब्लिक को बहुत सारी सर्विसेज पब्लिक यूज़ करती है, या बहुत सारी सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करानी होती है सरकार को, उसके लिए गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत होती है। और मेन जो फंड है, मेन सोर्स ऑफ फंड जो है वो टैक्स को माना जाता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इम्पोज, टैक्स चार्ज करती है। लेकिन टैक्स दो तरीके से चार्ज होता है, एक डायरेक्ट नेचर का होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन वो बंदा शिफ्ट नहीं कर सकता जिसके ऊपर इम्पोज किया गया है,
लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम जो बर्डन है वो शिफ्ट करते हैं टैक्स का, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो अल्टीमेट बर्डन आता है ना, वो आता है फाइनल कस्टमर के ऊपर, समझ आ गई बात। और डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन आता है वो इनकम जिसने रिसीव करी है, जो मेन रेसिपिएंट है इनकम का, उसके ऊपर आएगा। समझ आ गई बात, ठीक है सर, समझ आ गया। रेवेन्यू सरकार दो तरीके से कमा सकती है, टैक्स के फॉर्म में या टैक्स के अलावा किसी फॉर्म में। तो टैक्स के अलावा किस फॉर्म में पैसा आएगा सर, टैक्स तो समझ आ गया हमें। तो टैक्स के अलावा ना, देखो टैक्स के अलावा क्या हो सकता है, टैक्स के अलावा सरकार कहाँ से पैसा कमाती है सर, सरकार कमाती है, जैसे सरकार की ना बहुत सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, अभी बता रहा था, जैसे रेलवेज है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या भेल है, या MTNL है, BSNL है, एयर इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जहां गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है या गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है वो सब अंडरटेकिंग। वो उसके ऑपरेशन से जब वो वहाँ पे बिजनेस चलता है, उस अंडरटेकिंग में बिजनेस चलता है, तो वो अंडरटेकिंग क्या करती है, पैसा कमाती है, प्रॉफिट अर्न करती है। और प्रॉफिट जो है वो किसका होता है, सरकार का होता है। कहने का मतलब सरकार प्रॉफिट कमा सकती है, और वो नॉन टैक्स, कहाँ से प्रॉफिट आएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अगर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। सर एक बात बताओ ना, रेवेन्यू में आपने नॉन टैक्स की कैटेगरी में क्यों डाला है इसको, क्योंकि जाहिर है टैक्स नहीं है ना, प्रॉफिट इज नॉट टैक्स। सरकार सिर्फ टैक्स से तो पैसा नहीं कमाती ना, मेन सोर्स, मेन फंड जो है वो टैक्स के फॉर्म में आता है, नो डाउट। सबसे ज़्यादा पैसा सरकार टैक्स से ही कलेक्ट करती है, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं पैसा कमाने के। सरकार अंडरटेकिंग से पैसा कमाती है, PSU से पैसा कमाती है, तो वो प्रॉफिट जो है वो टैक्स की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन आप दिमाग पे जोर डालो और सोचो, जो प्रॉफिट आ रहा है सरकार की उससे लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। प्रॉफिट जो आता है, क्या सरकार की कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है उससे, आंसर इज नो। क्या सरकार का एसेट कम हो जाता है प्रॉफिट कमाने से, नहीं। आपका बिजनेस है, सपोज आपके बिजनेस से आपने मुनाफा कमाया, तो जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो आपकी ऑब्लिगेशन थोड़ी बढ़ाता है ना, आपके एसेट में रिडक्शन करता है। तो प्रॉफिट जो है वो नॉन टैक्स की कैटेगरी में, रेवेन्यू है लेकिन नॉन टैक्स वाला। अच्छा सर, सरकार ना कई दफ़ा फाइन्स भी इम्पोज करती है पब्लिक के ऊपर, फेवरेट काम है सरकार का, है बगैर हेलमेट के निकल जाओ, ठीक है, रेड लाइट क्रॉस कर दो, या और आजकल तो मास्क ना लगाओ तो आपका चालान कटेगा। तो जो भी फाइन्स और पेनल्टीज गवर्नमेंट इम्पोज करती है, तो वहाँ पे भी सरकार की कोई लायबिलिटी तो क्रिएट हुई नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने मास्क नहीं लगाया था, मेरा चालान कट गया और मैं एक हफ्ते बाद जाके सरकार से मांगू, भाई वो जो पैसे दिए थे मैंने 500 रुपये बगैर मास्क के चालान कटवाने के, वो मेरे को वापस कर दो आप। गवर्नमेंट वापस करेगी क्या, आंसर इज नो। क्यों नहीं वापस करेगी, क्योंकि सर वो ऑब्लिगेशन थोड़ी थी, वो तो आपके ऊपर एक फाइन इंपोज किया गया था। फाइन जो है आप रिक्लेम नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई बेसिकली, गवर्नमेंट की इनकम हो गई बेसिकली। तो फाइन और पेनल्टीज के थ्रू जो पैसा कमाया जाता है वो भी नॉन टैक्स की कैटेगरी में आएगा। सरकार ना कई दफ़ा बहुत सारी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट समझ रहे हैं ना, इन्वेस्ट। जैसे आप किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं ना, वैसे ही कई दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहीं पैसा लगा देती है, सिक्योरिटीज़ में लगा दिया, वहाँ से मान लो गवर्नमेंट ने डिविडेंड रिसीव किया, डिविडेंड, शेयर्स से जो प्रॉफिट आता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो भी गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, एसेट में कमी नहीं कर रहा। इसी तरीके से गवर्नमेंट को मान लो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट, ये भी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। एक आपने सुना नहीं होगा शायद, एस्चीट्स के नाम से, एस्चीट्स भी एक तरह की इनकम होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है और उसका ना कोई लीगल हायर नहीं है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जैसे किसी के पास ना मान लो 500 गज का प्लॉट है, वो इसका 500 गज का प्लॉट है, उस पर बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था ना, वो इकलौता था और उसकी डेथ हो जाती है सपोज, और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी है जिसको वो छोड़ के गया, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, और वो अब जो है गवर्नमेंट की इनकम में काउंट होता है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो वो है क्या, गवर्नमेंट के लिए रिसीट्स ही तो है। गवर्नमेंट ने किसी की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया क्योंकि उसका कोई लीगल हायर या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो वो जो प्रॉपर्टी है, जो रिसीट्स है, वो क्या कहलाएगी सर, वो कहलाती है रेवेन्यू रिसीट्स। नाम क्या है उसका, नाम है एस्चीट्स, याद रहेगा। समझ आया सबको इतना, कोई डाउट है यहाँ तक आप लोगों को, फिर से सुन लो। रेवेन्यू
को हमने दो हिस्सों में, सॉरी, रेवेन्यू रिसीट्स को हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट्स में वो सारा पैसा आता है, वो सारी रिसीट्स आती है जो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करके रिसीव करती है। और टैक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कराया हमने, क्योंकि दो तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट में जीएसटी। और टैक्स के अलावा सरकार कहाँ से पैसा कमा सकती है सर? तो टैक्स के अलावा आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आने वाला प्रॉफिट, डिविडेंड, फाइन्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, एसटीटी। इसके अलावा कोई भी और इनकम जो टैक्स की कैटेगरी में नहीं आती और सरकार की लायबिलिटी एसेट को रिड्यूस या इंक्रीज नहीं करती, वो सब नॉन टैक्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। अब एक एक करके सारे आइटम लिखना तो पॉसिबल है नहीं ना यहाँ पे, समझ आया? चलें ज़रा पावर पॉइंट पे चलते हैं फटाफट से। तो देखिए क्या लिखा था यहाँ पे, रेवेन्यू रिसीट को फर्दर दो हिस्सों में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स क्या है? टैक्स पब्लिक के लिए तो एक बर्डन ही है ऑब्वियसली। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स refers to the total value of receipts from the taxes and other duties imposed by the government। मतलब कोई भी ड्यूटी या चार्ज या टैक्सेस जो भी इम्पोज करती है गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर, वहाँ से जितना भी पैसा आता है उसको हम कहते हैं टैक्स रिसीट्स। अच्छा, टैक्स को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट नेचर का टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जिसका बर्डन हम किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स इसका जस्ट अपोजिट। डिफाइन भी क्या है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। कोई भी टैक्स जिसका बर्डन एक बंदे से दूसरे बंदे पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इट मीन्स द पर्सन whom दिस हैज बीन इम्पोज्ड, यानी कि जिस भी बंदे पे ये इम्पोज किया गया है, he cannot shift his obligation to pay the tax to some other person। वो इस ऑब्लिगेशन को किसी दूसरे बंदे पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है सर। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स सर? लिखा है टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। ऐसा टैक्स जिसका बर्डन एक बंदे से दूसरे बंदे पे ट्रांसफर किया जा सके, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ये गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोज किया जाता है, और इट मीन्स दैट अंडर इनडायरेक्ट टैक्स वन कैन अवॉइड द लायबिलिटी टू पे द टैक्स बाय ट्रांसफरिंग द गुड टू समवन एल्स। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक बंदा अपनी टैक्स पे करने की जो लायबिलिटी है, या जो टैक्स उसके ऊपर इम्पोज हुआ है, जो बर्डन उसके ऊपर क्रिएट हुआ था, जब वो गुड्स को फर्दर सेल करेगा तो उस बर्डन को रिलीज कर सकता है आगे वाले से टैक्स चार्ज करके। ठीक है सर। यानी कि अल्टीमेटली बर्डन तो सारा का सारा कस्टमर के ऊपर जाएगा ना? जी हाँ, बिल्कुल कस्टमर के ऊपर जाएगा। इनकम अराइजिंग टू गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज अदर देन टैक्स रिसीट्स आर नोन एज नॉन टैक्स रिसीट्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब टैक्स के अलावा जिस भी सोर्स से सरकार के पास पैसा आता है रेवेन्यू की कैटेगरी में, अगर आ रही है कोई इनकम, तो टैक्स के अलावा जो भी सोर्स है वो सब कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या आता है, क्या क्या आता है सर इसके अंदर? इसके अंदर आता है जैसे सरकार को गिफ्ट मिले, या कहीं से ग्रांट मिला, या फाइन्स एंड पेनल्टी रिसीव करी सरकार ने, लाइसेंस फी चार्ज करती है ना सरकार कई दफ़ा, कि आपको कोई काम करना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो लाइसेंस का जो पैसा गवर्नमेंट चार्ज करती है वो भी सरकार के लिए नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। एस्चीट्स हैं। फोरफीचर का मतलब होता है कि क्या कहते हैं उसको, फोरफीट कर लेना यार, जब्त करना। जैसे गवर्नमेंट के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया मान लो, और गवर्नमेंट को आपने प्रॉमिस किया कि मान लीजिए 2 महीने में कोई पर्टिकुलर काम जो है वो होगा, ठीक है। गवर्नमेंट ना कई दफ़ा आपसे सिक्योरिटी रखवाती है कि ठीक है आप 50,000 रुपये रखो, 50,000 रुपये हमें सिक्योरिटी में दो, ठीक है, क्या आप वो पर्टिकुलर काम कर देंगे 2 महीने के अंदर। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर 2 महीने के अंदर वो काम नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफीट कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो जो पैसा फोरफीचर कर लिया गवर्नमेंट ने, वो भी क्या है, गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का ही सोर्स है, लेकिन कौन सा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। समझ आ गई बात सबको? कोई डाउट किसी को? पूछे, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं किसी को? तो आज की क्लास में हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट बजट की। गवर्नमेंट बजट में मैंने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। इसमें यह बताया गया कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। इसके अंदर आइटम वाइज डिटेल्स होती हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की अगले 1 सालों के लिए। तो आप कह सकते हैं जो भी डेटा होता है ना इसके अंदर,
वो सब एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं, एक्चुअल फिगर्स नहीं है, एस्टिमेट है कि हम कितना कितना कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे। फिर मैंने ये बताया कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इसके कंपोनेंट को। एक होता है बजट रिसीट्स, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। और बजट रिसीट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स। टैक्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स की कैटेगरी में फाइन्स, पेनल्टीज, एस्शीट, फोरफीचर, गिफ्ट, ग्रांट्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स। ठीक है, तो आज हम लोग गवर्नमेंट बजट में सिर्फ हम आज एक ही हिस्सा कवर कर सके हैं, रेवेन्यू रिसीट के बारे में हमने बात करी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट बजट के कैपिटल रिसीट्स के बारे में, और फिर एक्सपेंडिचर वाला जो कंपोनेंट है उस पर भी बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।